सृष्टि बचपन से ही दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन अमीर बाप की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो हैं। और बता नहीं सकते यार, दहेज तो हर कोई देता है, ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना? किसने कहा? अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो। वैसे भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे? एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है, बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बात है भाई, बताना कौन है वो? यार वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? यार वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना? शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है। पता है शीनू क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। ये क्या हो गया? मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो, मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों? बोलो। अरे बेटा वो तो नौकरी करते हैं ना। तू बहुत भोली है माँ। पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है। देखो माँ कैसे हैं पापा। मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। ओ माँ, वो तो डिलीट हो गई। लेकिन चल, तूने तो देख लिया ना। पापा से बाद में बात कर लेना, और हाँ मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। हाँ माँ। अब क्या था, सृष्टि के माँ और पिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन, माँ सृष्टि के लिए एक लड़का देखा है, वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं। और हाँ माँ, एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है, सांवले रंग का। सृष्टि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़की की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दें तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करवा दूं। सृष्टि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद कहती है, माँ देखा शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया, न दिखाने लायक न सुनने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करे। अरे माँ मैं जानती हूँ
ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है? अरे कैसी बात कर रही है बहन, तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए। जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टि का मन शांत नहीं होता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी हो गई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनू के नाम कर देंगे, मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी सृष्टि को आइडिया आता है। वो किसी वकील को फोन करती है। जी देखिए, अगर आपके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो आपके पिता की आधी प्रॉपर्टी आपकी माँ के नाम हो जाएगी, फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। सृष्टि अब माँ को बेटे के खिलाफ भरती है। माँ, शीनू पर नजर रखा करो, वो जिस लड़की के प्यार में है ना वो शादीशुदा है। यहाँ आएगी, सारा पैसा रुपया जमीन जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छुपा नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा हो गया नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो। मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है ना तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर पति से तलाक लेकर अलग हो जाती है। सृष्टि अब पैसों से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते। सृष्टि, कल तुम कहाँ थी? मैं सारा दिन घर पर अकेली थी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका तो नहीं लिया है ना तुम्हें संभालने का। माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसी 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहां सृष्टि आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था। ऑफिस क्यों नहीं छोड़ देती, या फिर घर के लिए कोई नौकरानी रख ले। कैसी बात कर रही है माँ? जानती तो है ना अभी इनके ऊपर कितना लोन है। थोड़ा ही सही मदद कर देती हूँ तो अच्छा लगता है, और अभी उनको मेरे पैसे की जरूरत भी तो है। सुधा चंदर को बचपन से प्यार करती थी। एक ही मोहल्ले में खेल कूद कर बड़े हुए दोनों। जहाँ सुधा संपन्न परिवार से थी तो वहीं चंदर का परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझता ही रहा। लेकिन सुधा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। सुधा, कल ऑफिस जल्दी जाना है और 2 दिन के लिए गुजरात ऑफिस के काम से भी जाना होगा। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, बहू को अगले महीने बच्चा होने वाला है, इस वक्त तो उसके साथ रहे। अरे कोई बात नहीं ना माँ, उनको जरूरी काम होगा, वरना मेरा चंदर ऐसे वक्त में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। चंदर सुबह घर से निकलता तो आधी रात को घर में घुसता, वो भी शराब के नशे में। चंदर की माँ उसे खूब समझाती। अरे माँ, देख रही हो ना कितना कर्जा है सर पर, काम करना पड़ता है। दिन रात काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? अरे लेकिन बहू को भी तो देख लिया कर, इस हालत में भी घर का बाहर का सारा काम करती है। चंदर तो जैसे माँ की बात सुनकर भी अनसुना कर देता है। ऑफिस के बाद चंदर का फोन माँ के पास आता है। माँ, वो ऑफिस के काम से आज रात के लिए पास के शहर के ऑफिस जाना पड़ रहा है, कल सुबह आ जाऊंगा। सुधा रात को कमरे में सो रही होती है कि उसके पेट में दर्द होता है। सुधा चंदर को वीडियो कॉल करती है। इनको फोन कर लो, शायद कुछ आराम मिले। लेकिन 10 बार फोन करने पर भी वो सुधा का फोन नहीं उठाता। ऑफिस के काम से गए हैं, हो सकता है बिजी हो। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सुधा सो तो जाती है, लेकिन अकेले उसे कमरे में डर लगता है। अगले रोज चंदर घर आता है, जहाँ सुधा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तुम आज भी ऑफिस जाओगे? कल रात भर तो ड्यूटी की है, थक जाओगे, छुट्टी ले लो ना। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
अच्छा रुको, मैं जल्दी से तुम्हारा खाना और नाश्ता बना देती हूँ। बेचारी सुधा ऑफिस जाना छोड़कर लग जाती है पति के लिए खाना बनाने, उसके कपड़े प्रेस करने और जरूरत का सामान मुहैया कराने के लिए। हो सके तो रात की ड्यूटी मत लिया करो ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार क्या है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम ही अकेली हो जिसे बच्चा होने वाला है। इतने लोगों के पति जो काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, उनका क्या? सुधा को चंदर के मुंह से ये बातें अजीब लगती है। अरे हुआ क्या है तुमको? पहले तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरे पास रहते थे, मेरी दवा से लेकर खाने पीने तक का सारा ख्याल, और अब इस बार तो तुम एक दफा भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं आए, क्यों? अरे पागल हो गई हो क्या? पागल वाली बात कर रही हो? काम धंधा देखो या फिर तुम्हें लेकर टहलता फिरो। और मुझे शुक्रवार की रात को काम से निकलना है, सोमवार आऊंगा। सुधा को समझ में नहीं आता कि क्यों अचानक से चंदर को फील्ड का काम मिल गया है। लेकिन एक दिन, सुधा, मैं और चंदर जरा एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। घर में अकेली कैसी रहोगी? अरे नहीं नहीं, इस हालत में इसे लेकर जाना ठीक नहीं है। अरे लेकिन मैं ऑफिस भी तो जाती हूँ, फिर घर में अकेले। चंदर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो सीधा कार निकाल कर माँ को लेकर चला जाता है। सुधा घर के काम में लग जाती है कि अचानक उसकी नजर चंदर के बैग पर पड़ती है, जिसमें एक कागज दिखाई देता है। इनकी कागज भी ना इधर उधर फैले होते हैं, एक भी खो जाएगा तो बवाल करेंगे। लेकिन जैसे ही सुधा वो कागज खोल कर देखती है तो वो सदमे में आ जाती है। दरअसल वो कागज नहीं, बल्कि चंदर और उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की चांदनी की गोवा की टिकट होती है। सुधा चंदर के बैग को खोलकर देखती है तो उसे होटल के बिल से लेकर महंगे गिफ्ट्स और दूसरे शहरों के टिकट मिलते हैं। सुधा को समझते देर नहीं लगती कि उसका पति किसी और लड़की के साथ है। चंदर के आने पर सुधा उससे बात करती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गलत फहमी हो गई है। लेकिन जब सुधा के सवाल तीखे हो जाते हैं तो चंदर को अपनी गलती माननी पड़ती है और वो सुधा से माफी मांग लेता है। सुधा फैसला कर लेती है कि वो चंदर को छोड़ देगी। बच्चे और सामान को लेकर वो घर से निकल ही रही होती है कि सास उसे रोकती है। कहाँ जाएगी बेटा, रुक जा। चंदर को सुधा का जाना खल नहीं रहा था। वो झूठे मुंह भी उसे रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। सुधा चंदर को देखती है और मायके चली जाती है। मायके में माँ कहती है, अरे आज से कैसे घर छोड़कर आ गई? कौन सा चंदर तुझे छोड़ रहा था? माफी तो मांग ली थी ना। देखो बेटा, बेटी डोली में जाती है और अर्थी में ही निकलती है। पर पापा, मेरा आत्मसम्मान, उसका क्या? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया कि मैं खुद का खर्चा उठा सकूं, बेटी को पढ़ा सकूं, एक अच्छा जीवन पाऊं। अरे लेकिन पति की जरूरत तो होती है ना सुधा दीदी, और अगर आपको नहीं है तो इस बच्ची का सोचो जो अपने पिता से इस कदर जुड़ी है। आने वाले बच्चे की सोचो जिसके आने से पहले ही आपने पिता का प्यार से दूर करने की सोच ली। सुधा फोन देखती है लेकिन चंदर का कोई कॉल नहीं होता। वो समझ नहीं पाती कि अपने आत्म सम्मान के बारे में सोचे या बच्चों के बारे में। मम्मी, हम नाना नानी के घर से दादी और पापा के पास कब जाएंगे? नहीं जाएंगे बेटा, अब यहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मैं पापा के पास जाऊंगी, मुझे दादी के साथ रहना है। और मेरे साथ? हाँ, आपके साथ भी तो, सबके साथ माँ। देखो सुधा दीदी, आपके सर पर पिता का साया होना जरूरी होता है। अपने घमंड के लिए पिता और बेटी को अलग मत करो। सुधा अब सामान उठाकर अपने ससुराल जाने लगती है, लेकिन मन में सवाल रह जाता है कि जिसे दुनिया घमंड समझ रही है वो उसका आत्मसम्मान था। चंदन ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि वो सिर्फ उसी का है। हर काम में आलस आता था। अरे यार, दूध गर्म कर दो ना। अरे पेट में जाके तो दूध ठंडा ही हो जाना है ना, तो ठंडा ही पी लो ना। अरे तुम मेरा सर गरम मत करो यार। अच्छा है, सर गरम हो जाए तो सर पे दूध रख लेना, वो भी गरम हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम इतनी आलसी क्यों हो? अरे बोलो ना, इतनी आलसी क्यों हो? प्रिया, जवाब दो। जवाब देने में आलस आ रहा है। पति वहां से उठ के बड़बड़ाते हुए खुद दूध गर्म करने चला जाता है और प्रिया अपनी आंखें बंद करके सोफे पर लेट जाती है। प्रिया की इस आदत का घर वाले सबको पता तो था ही, अब तो बाहर वाले भी उसको आलसी बोलने लगे थे।
अरे बहू सुन ना, एक गुड न्यूज है। क्या माँ जी, आप सब कुछ मेरे नाम करने वाली हैं क्या? अरे बस तेरा दिमाग पैसों में ही लगा रहता है। माँ जी, आपको तो पता है कि मैं गांधी जी की कितनी बड़ी फैन हूँ, और गांधी जी तो नोट पे ही मिलते हैं ना, इसलिए पैसों के अलावा कहीं दिमाग ही नहीं रहता। वैसे गुड न्यूज़ क्या है? अरे गुड न्यूज ये है कि मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। हैं? ये भी कोई गुड न्यूज़ है क्या? जब भी आपकी सहेलियां आती हैं, मेरे किसी ना किसी काम में खोट निकाल के जाती हैं। हमेशा कोई कमी दिखी जाती है उनको मेरे काम में, और मुझे आलसी बोलते हैं वो लोग। अरे तो ऐसा समझ कि आज तेरे पास मौका है उनकी नजरों में अच्छा इम्प्रेशन जमाने का। कैसे कैसे? उनके लिए खाने की इतनी स्वादिष्ट चीजें बना कि वे उंगलियां चाटती रह जाए। माँ जी, ये तो आप मुझे नया काम पकड़ा रही हो। अरे मेरी सहेलियों से तारीफ पानी है कि नहीं? हाँ, पानी तो है। तो बस जाओ, बन जाओ बावर्ची, लगाओ तड़का, कल शाम को आएंगी वो। अगले दिन सास सुबह से घर के बाहर अपनी सहेलियों के पास चली जाती है और शाम को सब प्रिया के हाथ का खाना खाने घर आते हैं। आज देखते हैं कि प्रिया बनाती क्या है। हाँ हाँ, पिछली बार हमने बोला कुछ हल्का खाएंगे तो पापड़ फ्राई करके ला दिए थे बस। हाँ, और उसके पहले जब आए थे और बोला था कि भारी खाना खाना है तो तरबूज काट कर ले आई थी। बोल रही थी तरबूज भारी होता है ना। अरे बस भी करो, इतनी बुरी नहीं है मेरी बहू। तभी बहू वहाँ खाना लेकर आती है। पनीर कोफ्ता, भिंडी मसाला, शाही मसाला, दाल, डबल तड़का, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी। अरे बस बस बहू, इतना सारा खाना। अरे अभी तो और भी है, फ्राइड राइस भी है अभी तो आपके लिए। और हाँ, अरे सूप लाना तो भूल ही गई मैं। अरे लगता है पिछली बार की कमी आज पूरी कर ही देगी बहू। हाँ हाँ, आप खाइए तो। हाँ, खाएंगे तो सही, इतना खाना बना तो दिया है, अब देखना भी तो पड़ेगा ना कि बना कैसा है। हाँ हाँ, लगा ले भोग खुद को। खाना चखते ही तीनों सहेलियां प्रिया की वाहवाही करने लगती है। अरे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजे आ गए प्रिया। प्रिया की सास भी कमाल है, बहू को क्या जायकेदार खाना बनाना सिखाया है। अरे मान गए भाई, इतना अच्छा खाना तो हम में से किसी की बहू नहीं बनाती, और हम भी नहीं बनाते, झूठ क्यों बोले। अरे बस करो बस करो, खाने पे ध्यान दो, बोलती ही रहोगी तो खाओगी कब। ये लो, थोड़ा पनीर और ले लो। सास भी सहेलियों के साथ खाना खाने लगती है, पर बहू के साथ अपनी भी तारीफ सुनकर सास मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। प्रिया ने बड़ी खुशी से सबको खाना परोसा और सब ने झट से खाना खत्म भी कर दिया। राधे राधे, मजा आ गया। और थक गई खाना खाते खाते, अब बस बिस्तर लग जाए मेरा। अब तो जब भी मेरे घर मेहमान आएंगे, प्रिया को ले जाया करूंगी खाना बनाने के लिए, मेहमान भी खुश हो जाएंगे। सास खुश है कि प्रिया की इमेज अपनी सहेलियों के सामने काफ़ी सुधर गई है। प्रिया खाने के बर्तन समेटती है, इतने में तीनों सहेलियां हाथ धोने किचन में चली जाती है। तभी एक सहेली देखती है कि किचन स्टैंड पर कागज़ पड़ा हुआ है। वो सोचती है कि कागज़ को डस्टबिन में डाल दे। जैसे ही वो उसे उठाती है तो देखती ही रह जाती है। दरअसल वो एक बिल है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी है जो उन्होंने अभी अभी खाई है। वो चुपचाप बिल उठाकर बाहर आ जाती है और उसके पीछे बाकी दो सहेलियां भी आती हैं। प्रिया, खाना अच्छा बनाया था, सच कहूँ तो बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ, पर जिसने बनाया वो इतनी तारीफ सुनता तो उसे और भी अच्छा लगता। क्या मतलब?
ये बिल देखो, तुम्हारी बहू ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था खाना। अरे तारीख तो आज की ही है ना? हाँ हाँ, आज की ही है। प्रिया, ये सब सही है क्या? प्रिया अपना सर झुका लेती है। सास सब समझ जाती है कि बहू की चोरी पकड़ी गई है। इतना भी आलस अच्छा नहीं प्रिया। अरे बता ही देती कि बाहर का खाना है। मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ। तीनों सहेलियां वहां से जा रही होती है कि तभी उनमें से एक मुड़कर कहती है, अब ये तो बताओ कि खाने की रेटिंग बहू को दे या डिलीवर करने वाले को? प्रिया समझ जाती है कि शॉर्टकट लेने की वजह से उसके साथ सास को भी ये अरे लेकिन ये जो काम करने का तरीका है ना, इसे बदल ले। 18 घंटे काम करेगी तो कल को बच्चा कैसे संभालेगी? तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ माँ, जो बच्चे और परिवार में फंस जाऊँ। मैं तो जिंदगी खुल कर जीऊंगी। सब कहने की बात होती है बेटा। अपने बच्चे का सुख हर कोई चाहता है। वक्त बीतता है और मेधा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों में ही मेधा एक सुंदर से बेटे की माँ बन जाती है। अरे यार, मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो रही है, क्या करे? माँ भी नहीं आ सकती, कैसे मैनेज करूँ? ऐसा करते हैं, इसके लिए एक केयर टेकर रख लेते हैं, वो देखा करेगी इसे। मेधा को पति की बात जंच जाती है और वो केयर टेकर की तलाश शुरू कर देती है। एक दिन उन लोगों के घर एक महिला आती है जो दिखने में पढ़ी लिखी लगती है। जी, क्या काम है आपको? मैम, मेरा नाम स्नेहा है। आपका एड देखा केयर टेकर का, क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप तो अच्छे घर की लगती हैं, फिर नौकरी क्यों? दरअसल मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती और माता पिता भी नहीं है इस दुनिया में। तो अरे अरे, कोई बात नहीं, तुम लक्ष्य को ही अपना बच्चा समझो और यहीं रहना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। नेहा खुशी खुशी लक्ष्य को संभालने लगती है। रात को जब मेधा घर पर आती है, अरे क्या बात है स्नेहा, तुमने खाना नहीं खाया क्या? अरे दीदी, आपका बेटा टाइम दे तब ना। अरे तो जब वो सोता है तब खा लिया करो। तब तो मैं इसके पास ही बैठी रहती हूँ। कोई मच्छर या कीड़ा काट ले लक्ष्य को तो अब आप पकड़ो, मैं खाना खा लेती हूँ। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही है ये लक्ष्य का। मेधा, इतना तो शायद तुम भी ध्यान नहीं देती। मेधा को पति की बात बुरी तो लगती है लेकिन कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे स्नेहा मेधा और उसके पति के साथ बाहर भी जाने लगी। सुनो, स्नेहा को भी बाजार ले चलते हैं। वो क्या है ना, लक्ष्य को देख लेगी जब तक मैं शॉपिंग कर लूंगी। हाँ हाँ चलो, वैसे मैं चाह रहा था कि लक्ष्य को लेकर हम दोनों ही चलते। क्या यार, तुम तो फ्री में इमोशनल हो जाते हो। कितना देख लेंगे हम दोनों मिलकर, ले चलो उसे। कार से निकलकर मेधा और लक्ष्य रोड क्रॉस कर रहे थे कि सामने से कार आ जाती है। मेधा का ध्यान नहीं होता लेकिन स्नेहा तुरंत लक्ष्य को मेधा से छीन लेती है। मेधा गिर जाती है और कार मेधा को छूकर निकलती है, जिससे मेधा को खून आ जाता है। पति मेधा को हाथ देकर उठाता है। स्नेहा लक्ष्य को लेकर गले लगाई रहती है। थैंक्स स्नेहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि कार आ रही है। स्नेहा का गुस्सा मालकिन पर टूट पड़ता है। अरे कैसी माँ है आप, अगर आज कुछ लक्ष्य को हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। छोटा सा बच्चा है, उसे चोट लगती है तो पता है कितनी तकलीफ होती है। पति भी स्नेहा को देखने लगता है कि उसे क्या हो गया। मेधा को स्नेहा पर काफी गुस्सा आ जाता है। घर आकर कहती है, देखो स्नेहा, माना तुम लक्ष्य को बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो मेरा बेटा है। मैं कभी जानबूझकर उसके साथ बुरा नहीं कर सकती, समझी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं लक्ष्य को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुकी हूँ। मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा ना हो। मेधा का मन स्नेहा से अब हटने लगा था। एक शाम मेधा ऑफिस से घर आती है कि लक्ष्य उसे दिखाई नहीं देता और ना ही स्नेहा। वो स्नेहा के कमरे में जाती है जहाँ दोनों सो रहे होते हैं। अरे स्नेहा, लक्ष्य को आज इस कमरे में क्यों सुला दिया? दीदी, मुझे नींद आ रही थी, ऐसे में उसे कमरे में अकेले लिटाना मुझे ठीक नहीं लगा। मेधा बच्चा उठाने लगती है कि स्नेहा टोक देती है। रहने दीजिए ना दीदी, सो रहा है, फालतू में नींद खराब हो जाएगी। मेधा को गुस्सा आ जाता है और वो बच्चा उठाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मेधा स्नेहा को बुलाती है, साथ में एक और लड़की खड़ी होती है। स्नेहा, अब तुम अपना कुछ और देख लो। हम लोगों को नई केयर टेकर मिल गई है, तुम इस हफ्ते घर छोड़ देना। स्नेहा का मन लक्ष्य को छोड़ने का नहीं करता, लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है ना। स्नेहा घर से चली जाती है। धीरे धीरे महीने और साल बीतते जाते हैं और लक्ष्य एक नौजवान लड़का हो जाता है। लक्ष्य, आज मुझे मंदिर जाना है, ले चलोगे? ठीक है माँ, एक काम करके अभी वापस आता हूँ, तब तक आप और पापा दोनों तैयार हो जाइए। दोनों तैयार होकर बैठ जाते हैं लेकिन लक्ष्य काफी देर तक नहीं आता।
अरे मेधा, फोन तो करो लक्ष्य को, देखो क्या हो गया उसे। मेधा फोन करती है तो पता चलता है कि लक्ष्य का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी अस्पताल में है। जल्दी चलिए, पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा। अरे चिंता ना करो, सब ठीक होगा, मैं अभी कार निकालता हूँ। दोनों मियाँ बीवी अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि लक्ष्य बिस्तर पर पड़ा होता है। एक महिला इन्हें यहाँ लेकर आई है, वो वहाँ बैठी है, लेकिन फिलहाल तो आप लोगों को इनके लिए किडनी का प्रबंध करना होगा। एक्सीडेंट में इसकी किडनी डैमेज हो गई है। मेरी ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, आप माँ हैं, आपकी नहीं ले सकते, पिता की भी नहीं। आप किसी रिलेटिव या दोस्त से पता कर लें, और हाँ थोड़ा जल्दी करें क्योंकि देर होने से मामला बिगड़ सकता है। मेधा बैठकर रोने लगती है कि वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। जिस औरत ने आपके बेटे को यहाँ भर्ती कराया था, वो अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती है। हाँ? कौन है वो, कहाँ है वो? तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है। स्नेहा तुम? मैं लक्ष्य को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन आप लोगों को देखकर समझ गई कि ये लक्ष्य है, इसलिए वापस आ गई। मैं अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती हूँ। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं, लेकिन लक्ष्य में मैंने हमेशा अपना बच्चा देखा। तुम धन्य हो स्नेहा, जो इतने साल में भी लक्ष्य को भूल नहीं पाई। सही मामले में तो वो तुम्हारा ही बच्चा होगा, क्योंकि जन्म भले ही मैंने दिया हो, लेकिन आज तुम उसकी जिंदगी बचा रही हो।